आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम फिर लेबनान और फिलिस्तीन के मसले पर बात करेंगे। फिलिस्तीन के मसले पर सबसे अच्छी खबर तो यह है कि 2 दिन पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में विशाल समर्थन से स्वतंत्र संप्रभु फिलिस्तीन राष्ट्र के निर्माण का प्रस्ताव पास हो गया और उस प्रस्ताव का पास होना इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि उसमें एक डेडलाइन सजेस्ट की गई कि 1 साल के अंदर फिलिस्तीन के जो इलाके इसराइल ने ऑक्युपाई किए हुए वे इलाके उसे खाली करने हैं। ये प्रस्ताव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो फिलिस्तीन जो अथॉरिटी है उसने ये प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव को रखते हुए उन्होंने जो ये पहली बार ऐसा प्रस्ताव आया जिसमें कि कोई डेडलाइन है फिलिस्तीन राष्ट्र के लिए। ये बात दीगर है कि ये प्रस्ताव जो है बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक तौर पर एक बड़ी सफलता है फिलिस्तीन की कि फिलिस्तीन स्वतंत्र राष्ट्र बने और 1 साल के अंदर इसराइल फिलिस्तीनियों की जमीन खाली करे। एक सौ चौवालीस देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया और 14 देशों ने इसका विरोध किया और 43 देशों ने एब्सटेंशन या तटस्थ भूमिका अदा की। और इसमें सबसे चिंता की चीज है भारत का तटस्थ रहना। भारत में अनफॉर्चुनेटली नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, हिंदुस्तान की संसद के द्वारा दिया गया जो वचन था, उस वचन को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में इस प्रस्ताव के समर्थन को व्यक्त न करके उसके साथ धोखा किया है। महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने के स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की मांग की थी और उसका समर्थन किया था। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को कोई हक नहीं है अब यह कहने का कि वो महात्मा गांधी के उसूलों पर चल रही है सरकार। भारत की संसद भी कई बार फिलिस्तीन राष्ट्र के पक्ष में प्रस्ताव पास कर चुकी है। यह पहला ऐसा महत्वपूर्ण प्रस्ताव था जिस पर कि नरेंद्र मोदी की सरकार खुल के फिलिस्तीन राष्ट्र के समर्थन में जा सकती थी, लेकिन वह नहीं गई और उसने तटस्थ रहना बेहतर समझा। इजराइल और अमेरिका ने एज यूजुअल इस प्रस्ताव का विरोध किया था, उनके साथ में और 12 देश थे इन दो के अलावा, यानी कुल 14 देशों ने विरोध किया था और 43 देशों ने तटस्थ रह के भूमिका अदा की। और यह अपने आप में मतलब मेरे लिए चिंता की बात है कि भारत की जनता, भारत की संसद कई बार फिलिस्तीनियों के अधिकारों और संप्रभु राष्ट्र के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद कर चुकी है। ये 2 दिन पहले की घटना है और ये इतना विदेश नीति के स्तर पर इस तरह का बदलाव और वो भी अमेरिका के पक्ष में बदलाव, ये अपने आप में चिंता की चीज है। दूसरी चिंता की चीज यह है कि हिंदुस्तान के कैपिटलिस्ट पूंजीपति वर्ग जिन्होंने के नए सुरक्षा हथियारों के जो है कारखाने खोले हैं, वे खुलकर इजराइल को हथियार बिक्री के मैदान में उतर आए हैं। तो अगर मुझसे पूछे तो फिलिस्तीन के लिए ये जश्न का दिन है क्योंकि फिलिस्तीन के पक्ष में 144 देशों ने अपनी आवाज बुलंद की और ये बहुत बड़ी चीज है। एक अन्य पहलू जो कि इससे जुड़ा हुआ, कल सुरक्षा परिषद की मीटिंग होने वाली है फ्राइडे को, और सुरक्षा परिषद की मीटिंग में जो लेबनान में जो ये जो पेजर विस्फोट और उसके बाद में वॉकी टाकी और रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले जो यंत्र थे उनके अंदर जो विस्फोट हुआ उसको लेकर चर्चा होने वाली है। ये जो प्रस्ताव पास हुआ सुरक्षा परिषद
संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में। इस प्रस्ताव की दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। मैं यहां सिर्फ ये सभी दोस्तों को बताना चाहता हूं कि उस प्रस्ताव के पक्ष में जिन लोगों ने मत दिया उसमें चीन और रूस शामिल हैं। एक जमाना था कि भारत शामिल था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन फिलिस्तीनियों के अधिकारों के पक्ष में खड़ा हुआ था, लेकिन आज भारत की इज्जत एकदम विदेश नीति के क्षेत्र में मट्टी पलीत होकर रह गई है। यह प्रस्ताव पहला ऐसा प्रस्ताव है जिसमें कि अमेरिकी जो और इजरायली जो फॉर्मुलेशंस विभिन्न प्रस्तावों के जरिए आई हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, उनमें से किसी को इसमें शामिल नहीं किया गया। मसलन यह कहा गया कि इजराइल को आत्मरक्षा के लिए फिलिस्तीनियों पर हमले करने का अधिकार है। यह चीज इस प्रस्ताव में नहीं है। इसमें यह भी चीज नहीं है प्रस्ताव में जिसकी कि मीडिया बहुत कैंपेन करता है कि वहां फिलिस्तीन के लिए लड़ने वाले लोग कौन है, वे लोग हैं जो आतंकवादी हैं। यह प्रस्ताव इस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं करता। यह प्रस्ताव सीधे संप्रभु फिलिस्तीन राष्ट्र की मांग करता है और इसके पक्ष में 144 देशों ने अपना मत दिया है और एक साल के अंदर जो इलाके फिलिस्तीनियों के कब्जे में लिए हैं इजराइल ने, वो इलाके तुरंत खाली करने की इसमें मांग की गई है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस प्रस्ताव की सबसे सुंदर, प्रस्ताव तो अनेक बार पास हुए हैं फिलिस्तीन के पक्ष में, लेकिन इसकी सबसे सुंदर बात यह कि इसमें एक डेडलाइन भी है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सारी दुनिया में जो फिलिस्तीनियों के पक्ष में और इजराइल के और अमेरिका के जो आतंकवादी और युद्धवादी जो हमले हैं उनके खिलाफ में जो आवाज बुलंद हुई, उसका ये एक तरह से रिफ्लेक्शन है। अब एक दूसरा पहलू जो कि जब मैं कल आपके सामने वीडियो कर रहा था तो उसके बाद ही वहां मालूम पड़ा कि जो लोग पेजर विस्फोट में मारे गए उनके जो अंतिम संस्कार के लिए जो प्रोसेशन निकल रहे थे, उन प्रोसेशन में और जहां पर वो अंतिम संस्कार उनके किए जाने थे उन जगहों पर वाकी टाकी के अंदर विस्फोट हुए और भी कई जगह विस्फोट हुए। और इसमें सबसे जो चिंता की चीज है वो ये कि इजराइल और अमेरिका मिलके फिलिस्तीन के अधिकारों पर ही हमले नहीं कर रहे बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में वो आतंक पैदा करना चाहते हैं। ये सिर्फ लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले नहीं है। हिजबुल्लाह तो बहाना है। असल लक्ष्य है अमेरिका का कि पूरी दुनिया में ये मिडिल ईस्ट में युद्ध को बढ़ाया जाए। पहले तो गाजा से ये शुरू हुआ है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले ही इजराइल के प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे और अमेरिका की दोनों सदनों में उन्होंने जो भाषण दिया उस भाषण में उन्होंने साफ कहा था कि वे गाजा में जो हमले हुए हैं और जो जारी हैं, तो वो गाजा के युद्ध को वे लेबनान और ईरान तक ले जाएंगे। ये जो लेबनान में कल और परसों जो 2 दिन हमले हुए हैं, इन हमलों को उसी कड़ी के तौर पर देखा जाना चाहिए कि अब गाजा से निकल के युद्ध का विस्तार लेबनान की तरफ करने की योजना लागू करने में अमेरिका और इजराइल एक्टिव हो चुके हैं। और इसका शर्मनाक पहलू यह है कि अमेरिका में इस समय राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों ही पक्ष के जो लोग हैं वो युद्धोन्माद को और युद्ध परस्ती को वे समर्थन दे रहे हैं। इजराइल के आतंकवादी हमलों का वे समर्थन कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स का जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है और लॉ है, यूएनओ के द्वारा पास किया गया, उस कन्वेंशन और लॉ के अनुसार युद्ध के लिए वे कोई भी उपकरण इस्तेमाल नहीं किए जा सकते जिनका कि नागरिक इस्तेमाल करते हैं। पेजर का नागरिक इस्तेमाल करते हैं।
बाकी टाकी का नागरिक इस्तेमाल करते हैं। और इजराइल ने खुलेआम इस इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक किया है और उसने पेजर और वाकी टाकी के विस्फोट के जरिए लोगों को बड़े पैमाने पर घायल किया और उसमें अनेक लोग मरे भी हैं। जो अब तक के डाटा है, उस डाटा के अनुसार इस पूरे मामले में तकरीबन 4,500 लोग, दोनों जो विस्फोट हुए हैं, पेजर और वाकी टाकी वाले, इसमें तकरीबन 4,500 से अधिक लोग घायल हुए हैं, 450 के करीब लोग मरे हैं, सॉरी 450 के करीब लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 32 के करीब लोग मरे हैं। और यह अपने आप में एक बड़ी चिंता की चीज है। और इसमें जो सबसे जो दर्दनाक पहलू मैं आपको बता रहा हूं, एक 9 साल की बच्ची फातिमा, वो अपने घर की रसोई में गई और वहां से वो वाकी टाकी उठा के वह अपने पिता को देने जा रही थी कि वाकी टाकी उसके हाथ में फट गया। और ये सीधे सीधे यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोगों का यह कहना है कि ये सीधे सीधे मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन है, क्योंकि इजराइल अपनी युद्ध परस्ती के लिए, अपने आतंकी हमलों के लिए वे तमाम उपकरण इस्तेमाल कर रहा है जिन उपकरणों का उपयोग आम नागरिक करते हैं। एक अन्य पहलू है जो कि इस पूरे नरसंहार में बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, वो ये कि अब तक तकरीबन 2 लाख से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इतना बड़ा मैसेकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कभी नहीं हुआ। तकरीबन 30 लाख से अधिक फिलिस्तीनी बेघर करके शरणार्थी बना दिए गए। और यह हम सब लोगों के लिए जो कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं, शांति के लिए कटिबद्ध हैं, उनके लिए चिंता की चीज है कि 2 लाख लोगों का नरसंहार करके, जो निर्दोष लोग हैं, उसमें हजारों बच्चे मारे गए, हजारों औरतें मारी गईं। इनका हर स्तर पर विरोध किया जाना चाहिए। तो जिस इजराइल ने, और इजराइल को अबाधित ढंग से हथियारों की सप्लाई, पैसे की सप्लाई और तमाम रणनीतिक जो जरूरत है उसकी सप्लाई अमेरिका बनाए हुए, जिससे कि वो अपने आक्रामक रुख को बनाए रखे और हमले जारी रखे। तो इस अपराध में, और ये से वो लोग कहते हैं कि ये युद्धापराध की कैटेगरी में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इसे युद्धापराध की कैटेगरी में रखा है। फिलिस्तीन में, गाजा में जो मैसेकर हुए हैं, और इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम है उसमें युद्धापराधियों में। तो जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि भारत सरकार अपनी नीति बदले, स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के तौर पर फिलिस्तीन के अधिकार का समर्थन करे, और ये जो जनसंहार हुआ है, इस जनसंहार का वो खुल के विरोध करे और हथियारों की सप्लाई रोके। आखिरी चीज और इंपॉर्टेंट चीज तो यह कि हम ये चाहते हैं कि युद्ध एट एनी कॉस्ट तत्काल बंद होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि युद्ध जारी रहे। युद्ध बंद हो, इसकी पहली शर्त है कि इजराइल हमले बंद करे। युद्ध बंद हो, इसकी दूसरी शर्त यह है कि इजराइल गाजा को, वेस्ट बैंक के अवैध रूप से कब्जाए गए इलाकों को खाली करे, और जो इजराइल ने वहां पर यहूदी उन्मादियों की जो रिसेटलमेंट कॉलोनीज बनाई हैं, उन कॉलोनीज से लोगों को एकदम वापस हटाया जाए।
जब तक इजराइल ये काम नहीं करता, मिडिल ईस्ट में शांति नहीं लौट सकती। और मिडिल ईस्ट में अशांति बनाए रखने का जो ग्रांड मॉडल चल रहा है, जिसका कि इजराइल अगुवा है, और इसके साथ में कंधे से कंधा मिला के अमेरिका खड़ा हुआ है और अमेरिका के पिछलग्गू खड़े हुए हैं। मेरी अभी तक समझ में नहीं आया कि नरेंद्र मोदी यूक्रेन जा सकते हैं शांति स्थापना के लिए बात करने के लिए, लेकिन वे इजराइल नहीं गए फिलिस्तीनियों के जीवन की रक्षा के लिए। क्यों नहीं गए? क्या दिक्कत थी इजराइल जाने में? यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिलने गए क्योंकि वहां हथियारों का सौदा करना था, और यहां हथियारों का सौदा है ही नहीं। यहां तो हथियार जा ही रहे हैं बिना सौदे के, पहले से ही जा रहे हैं। तो इसने इस फिलिस्तीन वाले युद्ध ने नरेंद्र मोदी की शांति के प्रति जो जिसे कहें कि धुरंधापन है, खोखलापन है, उसे एकदम एक्सपोज कर दिया है। अंततः दो टूक ढंग से ये जो 2 दिन जो हमले हुए हैं, पेजर और वॉकी टॉकी के विस्फोटक साइबर हमले, ये आतंकवाद की श्रेणी में आते हैं और इजराइल के आतंकवादी हमले की श्रेणी में आते हैं। इनकी किसी भी तरह से हिमायत नहीं की जानी चाहिए और इन पर पर्दादारी नहीं की जानी चाहिए। हम देखना चाहते हैं कि कल सुरक्षा परिषद में भारत सरकार क्या रुख लेती है। हम देखना चाहते हैं कि भारत सरकार दो टूक शब्दों में, भारत सरकार का प्रतिनिधि वहां जब बोले, पार्टिसिपेट करे, तो वो दो टूक शब्दों में उसकी निंदा करे कि इजराइल ने जो हमले किए हैं उससे लेबनान के नागरिक हताहत हुए हैं और ये अंतरराष्ट्रीय जो ह्यूमन राइट्स के कानून है उसका उल्लंघन है। हम उस ह्यूमन राइट्स कानून के डिक्लेरेशन के डॉक्यूमेंट के सिग्नेटरी हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका पालन कराने में संयुक्त राष्ट्र संघ की मदद करें। मदद तब करेंगे जब हम स्टैंड लेंगे। अनफॉर्चुनेटली इजराइल का जो बर्बर रूप उभर के सामने आया है, जिसमें कि तकरीबन 2 लाख फिलिस्तीनी निर्दोष लोग मौत के घाट उतार दिए गए, तकरीबन 30 लाख से अधिक लोग बेघर करके शरणार्थी बना के खदेड़ के बाहर कर दिए गए, अरबों खरबों की संपत्ति फिलिस्तीनियों की नष्ट हुई है उस युद्ध में। ये वे लोग हैं जो कि एकदम निर्दोष हैं, उनका किसी भी किस्म के आतंकवादी गुट से कोई संबंध नहीं है। हमारा आग्रह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी विदेश नीति का नजरिया बदले और अमेरिका के पिछलग्गू और इजराइल के पिछलग्गू होने से बाज आए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये भारत की शांतिप्रिय जनता के साथ एकदम धोखा होगा। भारत की जो शांतिप्रिय जनता है वो इसके पक्ष में है कि फिलिस्तीनियों को सुरक्षा दी जाए, फिलिस्तीनी इलाके शांतिपूर्ण ढंग से खाली कराए जाएं, फिलिस्तीनी इलाकों में जो इजराइल की सेना है उन्हें वहां से हटने के लिए मजबूर किया जाए, और फिलिस्तीनियों के ऊपर जो हमले हुए हैं उसके खिलाफ भारत एग्रेसिवली बोले। यह हिंदुस्तान की शांतिप्रिय जनता चाहती है। बीजेपी के कितने लोग मेंबर होंगे? बीजेपी के 10 करोड़ से ज्यादा मेंबर नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में 140 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। अगर बीजेपी के सारे लोग इजराइल के पक्ष में चले भी जाएं, तब भी हिंदुस्तान की 130 करोड़ से अधिक जनता फिलिस्तीनियों के अधिकारों के पक्ष में खड़ी हुई है, और यह चीज नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को भूलनी नहीं चाहिए। ये पहली बार हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है कि फिलिस्तीनियों के ऊपर इतने बर्बर हमले के बावजूद भारत के प्रधानमंत्री ने दो टूक ढंग से बर्बर हमलों की निंदा करते हुए बयान नहीं दिया है। यह पहली बार हो रहा है। लेबनान हमारा दोस्त है। अगर हम दोस्तों के साथ भी खड़े नहीं होंगे तो किसके साथ खड़े होंगे? और एक आखिरी बात, नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं। भारत की सुरक्षा और समृद्धि के साथ जुआ खेल रहे हैं।
यूक्रेन के लिए हथियारों की जो सप्लाई शुरू की गई है उस पर रूस ने सीधे विरोध दर्ज किया है और नरेंद्र मोदी को रूस के विरोध को गंभीरता से लेना चाहिए, अन्यथा इसके बहुत ही सीरियस परिणाम निकल सकते हैं और ये सीधे सीधे जो हमारी विदेश नीति है उसके साथ में एक तरह से भीतर घात होगा। इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र कमजोर ना हो, तो जो लोकतांत्रिक शक्तियां हिंदुस्तान में, जो अमन पसंद शक्तियां हिंदुस्तान में, उन्हें बढ़ चढ़ के फिलिस्तीनियों के अधिकारों की, उनके जानो माल की रक्षा के पक्ष में आवाज बुलंद करनी चाहिए और इजराइल और अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट में जो आक्रामक और आतंकी जो हमले हैं उनका विरोध करना चाहिए। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। भारत के लोग जो शांति प्रिय लोग हैं, भारत के संगठन जो शांति के पक्ष में रहे हैं, वे संगठन शांति के पक्ष में सिर्फ इसलिए नहीं रहे कि उन्होंने मोहल्ला कमेटियों के जरिए शांति स्थापित करनी है, उन्हें दंगों के समय शांति स्थापित करनी है। वो इसलिए भी जाने जाते हैं कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब निरीह जनता के ऊपर हमले हों किसी भी देश में तो वे आवाज बुलंद करते हैं। फिलिस्तीन की जनता, मिडिल ईस्ट की जनता, लेबनान की जनता पुकार रही है कि हम उसका समर्थन करें। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इजराइल के बर्बर हमलों की निंदा करें और उस पर लिखें और बोलें। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।